सभी को जय गुरुदेव। दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुखराज कलवानिया गोयल स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में राजस्थान का जो परिचय है उसके बारे में, उसकी जो श्रृंखला है उसको स्टार्ट किया था। और दोस्तों, आज कल हमने जो पहला बिंदु था अवशेष या भाग, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम दूसरा बिंदु है जो अक्षांश व देशांतर है, उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो साथ बने रहें आप। दूसरा बिंदु है अक्षांश व देशांतर। अक्षांश व देशांतर। देखिए दोस्तों, इसमें हम अध्ययन करेंगे कि अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, ये कितने हैं और इसकी विशेषता क्या है। तो पहले हम देखेंगे अक्षांश के बारे में। तो पहला अपना है अक्षांश। तो आपसे पूछेंगे कि अक्षांश होता है, अक्षांश की परिभाषा क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि अक्षांश की परिभाषा क्या है, तो दोस्तों आप देखिए कि पहले हम एक ग्लोब बनाएंगे, विश्व का एक छोटा सा प्रारूप। ये अपना है ग्लोब। जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है, इसका नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। अब आपको देखना है कि जो अक्षांश है उसकी परिभाषा क्या है। तो आपको बताना है कि भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से आप उत्तर में जाओगे तो ये पूरा का पूरा जो भाग है इसे हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। और भूमध्य रेखा से आप नीचे आओगे और ये नीचे वाला भाग है इसे हम बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। और जो ऊपर ये बिंदु है इसे हम बोलेंगे उत्तरी ध्रुव। जो नीचे वाला है इसे हम बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। अब देखो अक्षांश की परिभाषा। भूमध्य रेखा के तल से उत्तर या दक्षिण में किसी भी स्थान की जो कोणात्मक दूरी होती है उसे हम अक्षांश कहते हैं। एक बार फिर समझिए आप कि ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के तल से उत्तर या दक्षिण में किसी भी स्थान की जो कोणात्मक दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश। कोणात्मक दूरी क्या होती है उसके बारे में आप देखो। जैसे ये जो अपनी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पे आपको कोई सा भी कोण बनाना है। जैसे आप बना रहे हैं 90 डिग्री, तो ये कौन सा हो गया, 90 डिग्री। उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश। अगर आपने भूमध्य रेखा पे एक कोण बनाया है 45 डिग्री का, तो ये रेखा कौन सी हो जाएगी, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऐसा कैसा आप नीचे बना सकते हैं 90 डिग्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अगर यहाँ पे आपने 45 बनाया है तो 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। आप पूरे ग्लोब पे कहीं पर भी कोण बना सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, अक्षांश। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको देखना है अगला। भूमध्य रेखा के तल से उत्तर या उत्तर व दक्षिण के किसी स्थान की कोणात्मक दूरी अक्षांश कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है, अक्षांश। अब आपसे पूछेंगे कि अक्षांश के बारे में, अक्षांश की जो विशेषता है वो क्या है। तो दोस्तों आपको देखना है कि जो अक्षांश होते हैं वो जो भूमध्य रेखा है उसके समानांतर उत्तर या दक्षिण में होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी अक्षांश होंगे वो भूमध्य रेखा के समानांतर होंगे, उनमें समान अंतर होगा, चाहे वो दक्षिण में हो चाहे वो उत्तर में हो। तो आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो भूमध्य रेखा के
समानांतर होती है, उनके जो बीच में दूरी होती है वो समान होती है। और वो आपको याद करना है कि दो अक्षांश हैं, उनके बीच में कुल दूरी कितनी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लगभग 111.32 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है, तो 111.32 किलोमीटर। और जितने भी अक्षांश होते हैं उनमें समान अंतर होता है, वो भूमध्य रेखा के समानांतर होते हैं, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए आप, अगला आपको ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखा, या आपसे ऐसा पूछे कि जो अक्षांश है, तो अक्षांश क्या पूरे वर्त होते हैं या अर्धवर्त होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी अक्षांश होते हैं वो क्या होते हैं, एक पूर्ण वर्त होते हैं। माना कि ये एक ग्लोब है, ग्लोब में जो अक्षांश होंगे वो होंगे पूरे के पूरे वर्त। जो सबसे बड़ा वर्त होगा वो कौन सा होगा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, या आप इसे कह सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। लेकिन जो देशांतर होते हैं वो पूर्ण वर्त नहीं होते हैं, वो अर्धवर्त होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो आप, भूमध्य रेखा से आप उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे, तो जो अक्षांशों के जो अंश होते हैं वो बढ़ते जाते हैं और जो वर्त होते हैं वो छोटे होते जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये भूमध्य रेखा है, इसे आप कह सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अगर आप उत्तर में जाओगे तो 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और अंत में 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। तो जो अक्षांश है उनका अंश बढ़ता जा रहा है, 1 2 3। ऐसा कैसा दक्षिण में होता है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, और अंत में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो आपको ध्यान रखना है, जो अक्षांश होते हैं वो भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर जब बढ़ते हैं तो उनका अंश क्रम है वो बढ़ता जाता है, लेकिन जो वर्त होते हैं वो छोटे होते जाते हैं। जैसे ये अपना ग्लोब है, तो जो बीच में है भूमध्य रेखा, इससे आप ऊपर जाओगे तो छोटे होते जाएंगे, और जब आप दक्षिण में जाओगे तो भी छोटे होते जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगला आपसे पूछेंगे कि अक्षांश कितने होते हैं, कि पृथ्वी पे कुल अक्षांश कितने हैं। अगर आपसे पूछे कि अक्षांश रेखाएं कितनी है, वो अलग है, अक्षांश कितने हैं वो अलग है। तो अक्षांश अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है 181 अक्षांश है पृथ्वी पे। ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं, देखिए आपको काउंट करना है कि एक है भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। फिर आपको ध्यान रखना है कि 1 से लेके 90 तक ये है उत्तरी गोलार्ध में, ये हो गया 90। 1 से लेके 90 तक ये है दक्षिणी गोलार्ध में, ये हो गए 90। तो एक 0 डिग्री और ये 180, तो कुल कितने हो गए 181। अगर आपसे पूछे अक्षांश कितने हैं तो आपका उत्तर होना चाहिए 181। अगला है कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है। देखिए अगला, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं कुल कितनी है। तो आपको पहली चीज़ ये कि रेखा किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 या 2 से अधिक बिंदुओं को मिलाने वाली जो आकृति होती है उसे हम रेखा कहते हैं। देखिए, अगर आपसे रेखा के बारे में पूछा जाए तो आपको बताना है कि कुल अक्षांश रेखाएं होती है वो होती है 179, 179। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि जो दक्षिणी ध्रुव वहाँ पे 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी ध्रुव में 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, वो एक केवल बिंदु है, रेखा नहीं है। देखिए आप, ये केवल क्या है, एक बिंदु है। नीचे भी ये क्या है, बिंदु। तो 2 क्या हो गए हैं, बिंदु। तो आपको 181 में से 2 माइनस कर देने हैं तो कितने आ जाएंगे 179। तो कुल अक्षांश कितने हुए 181, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है तो 179। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देखिए इससे आगे,
अब आपको देखना है कि जो अक्षांश है उनकी इंपॉर्टेंस क्या है या उनका जो मुख्य है उससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं वो आपको देखना है। तो इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इससे आगे हम देखेंगे कि जो अक्षांश होते हैं उससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, जो अक्षांश होते हैं उससे हम किसी देश की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा देश कहाँ स्थित है, और उसके अलावा हम किसी भी देश की जो जलवायु है उसका भी हम पता कर सकते हैं कि किस देश की जलवायु कैसी है, कौन सा देश कौन से कटिबंध में आता है। कटिबंध के बारे में आगे हम अध्ययन करेंगे। उसके अलावा किसी देश की जो दूरी है वो कितनी है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको देखना है कि अक्षांश से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला, किसी भी देश की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि कौन सा देश कहाँ पे है। उदाहरण के लिए जैसे अपना भारत देश है, यहाँ पे कैसे है, तो आप बताओगे कि जो अक्षांश है अक्षांशों की दृष्टि से वो उत्तर में है। तो आपको पता है कि ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से उत्तर वाला भाग कौन सा है, ऊपर वाला। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि अक्षांशों की दृष्टि से भारत कहाँ पर है, उत्तर में, और देशांतरों की दृष्टि से कहाँ पर है, पूर्व में। फिर आगे देखने आपको कि किसी देश की आप दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको दूरी ज्ञात करना है तो आपको पता है कि दो अक्षांश है, उनके बीच में दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। उससे आप किसी देश की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अगला है, किसी भी देश की जलवायु ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी देश की अगर आपको जलवायु देखनी है, वो किस कटिबंध में आता है, तो वो आप अक्षांशों से पता लगा सकते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे मुख्य अक्षांश कौन कौन से हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को अंत तक देखते रहें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। दोस्तों, ये अपना ग्लोब है। इसमें हम देखेंगे कि पृथ्वी पर मुख्य कौन कौन से अक्षांश है और उनकी क्या विशेषता है उनके बारे में। मुख्य अक्षांश, दोस्तों पहले हम देखेंगे 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश। अब आपको ध्यान रखना है कि 0 डिग्री अक्षांश है वो कौन सी है, तो आपको ज्ञात होगा 0 डिग्री अक्षांश है वही क्या है, भूमध्य रेखा। ये आपको ध्यान रखना है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ये है अपनी भूमध्य रेखा। इसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कह सकते हैं, और इसे हम भूमध्य रेखा कह सकते हैं, इसे विषुवत रेखा भी कह सकते हैं। तो देखिए 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसका नाम और क्या है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। इसी का दूसरा नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। अब इसकी विशेषता क्या है, अगर आपसे पूछे कि विश्व में या ग्लोब पे सबसे बड़ा वर्त कौन सा है, तो आपको बताना है भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पृथ्वी के बीचों बीच है। अब आगे देखिए, दूसरा नाम क्या हो गया है, विषुवत रेखा। एक नाम क्या है, भूमध्य रेखा, और एक नाम क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देखिए कि इसकी विशेषता क्या है। भूमध्य रेखा की विशेषता क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखा पे जो सूर्य होता है वो 1 वर्ष में 2 बार सीधा चमकता है, और वो दिनांक आपसे पूछेंगे कि कौन सी दिनांक है जब सूर्य भूमध्य रेखा पे सीधा चमकता है। सूर्य भूमध्य रेखा पे, तो एक है 21 मार्च, 21 मार्च, और दूसरी है 23 सितंबर। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को
जो सूर्य है वो भूमध्य रेखा पे सीधा चमकता है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे क्या ज्ञात होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि वह कौन सा दिन है जब उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। तो वो 2 दिन है, एक 21 मार्च है और एक 23 सितंबर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अपनी क्या हुई, भूमध्य रेखा, या आप कह सकते हैं कि विषुवत रेखा, या कह सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग है, इसे हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। जो नीचे वाला भाग है, इसे हम क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा जो मुख्य अक्षांश है उसके बारे में। दूसरा मुख्य अक्षांश है वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा दोस्तों, आपको देखना है कि जो अपना ग्लोब है वहां पे कर्क रेखा कहां पर है। तो देखिए, यह है 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में जो उत्तरी अक्षांश है उसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में जो मुख्य अक्षांश है उसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। यह आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो कर्क रेखा है वो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है भारत के संदर्भ में, यह आपको देखना है। देखिए, जो अपना भारत है वो भूमध्य रेखा के ऊपर, और जो कर्क रेखा है वो भारत से लगभग मध्य से गुजरती है, यह आपको ध्यान रखना है। देखिए, अपना भारत यहाँ स्थित है और भारत के लगभग मध्य से कर्क रेखा गुजर रही है। तो भारत के संदर्भ में प्रश्न आएगा कि भारत में कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों, ये आपको याद करना है। इससे याद करने के लिए हमने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक को आपको याद करना है। देखिए, वो ट्रिक क्या है, कर्क रेखा पर स्थित भारत के जो राज्य हैं उनको याद करने की ट्रिक वो आपको याद करनी है। गरम छत पर जा, गरम छत पर जा, और बंगाल का पूरा मजा ले, बंगाल का पूरा मजा ले, ये आपको याद करनी है ट्रिक। कर्क रेखा पे स्थित भारत के कितने राज्य हैं, तो आपको बताना है भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको कैसे याद करना है, आपको ऐसे याद करना है कि पूर्व से पश्चिम की ओर अगर आपसे पूछे, या आपसे पूछे कि पश्चिम से पूर्व की ओर राज्यों का क्रम कैसा है, तो दोस्तों अगर आप ये ट्रिक याद कर लोगे तो आपको पश्चिम से पूर्व की ओर कौन कौन से राज्य हैं वो पूरे याद हो जाएंगे। देखिए, ये पश्चिम वाला भाग है और ये पूर्व वाला भाग है। तो देखिए, इस ट्रिक में पहला 1 नंबर जो लिखा हुआ है जी, जिससे आपको याद करने पहला गुजरात, गुजरात राज्य। जब आप पश्चिम से जाओगे तो पहला कौन सा आएगा, गुजरात। आर से आपको याद करने है दूसरा, और वो है अपना राजस्थान। फिर आपको एम से याद करना है 3 नंबर, और वो है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। छत से आपको याद करना है 4 नंबर पे, और ये है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य। फिर आपको 5 नंबर झा से याद करना है, और ये है झारखंड, झारखंड। फिर आपको बंगाल से 6 नंबर, बंगाल से आपको याद करना है पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल राज्य। फिर आपको पुरा, पुरा से 7 नंबर आपको याद करना है त्रिपुरा। तो दोस्तों, पुरा से आपको याद करना है त्रिपुरा, त्रिपुरा राज्य। फिर आपको मजा से 8 नंबर जो अंतिम है, 8 नंबर मजा से आपको याद करना है मिजोरम, मिजोरम। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो क्रम बना हुआ है ये आपको पता है कि पश्चिम से लेके पूर्व की ओर है।
अगर आपसे पूर्व से पश्चिम की ओर पूछे तो आपको बताना है मिजोरम से, और अंतिम कौन सा आ जाएगा, गुजरात। तो दोस्तों भारत के जो 8 राज्य हैं वो कर्क रेखा पे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कि हम राजस्थान का जो भूगोल है उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, अपने राजस्थान आ गया है। तो राजस्थान के संदर्भ में आपसे पूछा जाए कर्क रेखा के बारे में, तो आपको बताना है कि राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है, वो केवल 2 जिलों से गुजरती है। 2 जिले कौन कौन से हैं वो आपसे प्रश्न कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के 2 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। सर्वाधिक कहाँ से गुजरती है, तो वो है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जिला, वहाँ से सर्वाधिक। और न्यूनतम कहाँ से, तो वो है डूंगरपुर। देखिए आपको याद करना है कि राजस्थान के 2 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, तो सर्वाधिक कहाँ से गुजरती है, तो बताना है आपको बांसवाड़ा से सर्वाधिक। और बांसवाड़ा में आपको ध्यान रखना है कुशलगढ़, कुशलगढ़। अगर आपसे पूछे राजस्थान में जो कर्क रेखा है न्यूनतम किस जिले से गुजरती है, तो वो कौन सा होगा, डूंगरपुर। और डूंगरपुर में आपको ध्यान रखना है न्यूनतम हो जाएगा। और यहाँ पर चीकली गांव है, चीकली गांव से होते हुए कर्क रेखा गुजरती है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो आपको बताना है 26 किलोमीटर। राजस्थान में कुल कितनी है, 26 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है राजस्थान के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि 8 राज्य हैं। 8 राज्यों का क्रम आपसे पूछे पश्चिम से, तो पहले आपको गुजरात से स्टार्ट करना है, अंतिम मिजोरम आएगा। अगर आपसे पूर्व से पूछे तो पहले मिजोरम आएगा और अंतिम कौन सा आएगा, गुजरात। अब आप देखिए कि कर्क रेखा है उसकी विशेषता क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अपनी कर्क रेखा है, कर्क रेखा पे जो सूर्य है वो वर्ष में केवल एक बार सीधा चमकता है, और वो दिन कौन सा है वो आपसे पूछेंगे। तो आपको बताना है 21 जून। दोस्तों आपको ध्यान रखना है 21 जून के दिन सूर्य कर्क रेखा पे सीधा चमकता है। और इस दिन आपको ध्यान रखना है क्या क्या विशेषताएं बनती है जो पेपर के लिए मोस्ट है। तो पहला है भारत या राजस्थान का सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो आप क्या बताओगे, भारत व राजस्थान के संदर्भ में तो वो है 21 जून। अगर दिन बड़ा है तो रात कैसी हो जाएगी, छोटी। तो ध्यान रखना है सबसे छोटी रात, सबसे छोटी रात कब होती है भारत या राजस्थान में, तो आप क्या बताओगे, 21 जून को। आपको पता है कि सूर्य यहाँ पे सीधा चमक रहा है तो गर्मी भी क्या होगी, अधिक होगी। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे गर्म दिन कौन सा होता है, तो आपको बताना है 21 जून। सबसे गर्म दिन कौन सा है, 21 जून है। सबसे गर्म महीना कौन सा है, तो आप बताओगे जून का महीना। तो कर्क रेखा के बारे में आपको ध्यान रखना है कि कर्क रेखा से ऊपर कभी भी सूर्य नहीं जाता है। 21 जून होगा उस दिन सूर्य कहाँ होगा, कर्क रेखा पे, और उसके बाद में वापस कहाँ जाएगा, नीचे दक्षिणायन हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये अपनी कर्क रेखा थी। कर्क रेखा का मैं आपको बताया भारत के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में अच्छे प्रश्न बनते हैं और वो आपको ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो दोस्तों, अपने 2 मुख्य अक्षांश हो गए। अब हम तीसरा जो मुख्य अक्षांश है उसका अध्ययन करेंगे। देखिए तीसरा जो मुख्य अक्षांश है पृथ्वी पे वो है मकर रेखा, मकर रेखा। अब आपसे पूछेंगे कि जो मकर रेखा है वो पृथ्वी का जो प्रारूप है, ग्लोब है, वहाँ पे कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से उत्तर में 23.5 तो क्या है, कर्क रेखा, और भूमध्य रेखा से दक्षिण में 23.5 डिग्री, इसे हम बोलेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और ये जो मुख्य अक्षांश है
और दोस्तों यही क्या है, मकर रेखा, ये है मकर रेखा। अब देखिए जो मकर रेखा है उसकी जो विशेषता है भारत के संदर्भ में आपसे पूछेंगे तो क्या है, तो आपको बताना है कि मकर रेखा है उस पे सूर्य सीधा कब चमकता है, सूर्य सीधा कब चमकता है, तो आपको ध्यान रखना है 22 दिसंबर को जो सूर्य है वो मकर रेखा पे सीधा चमकता है। और ये दिन, या आप कह सकते हैं कि इस दिन जो सूर्य होता है वो भारत से सर्वाधिक दूरी पे होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि सूर्य भारत से सर्वाधिक दूरी पे कब होता है, तो आप बताओगे 22 दिसंबर को। कैसे, तो देखिए आप, ये अपना है भारत, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सूर्य होता है, देखिए सूर्य स्थिर है, एक जगह स्थित है। आपको पता है पृथ्वी होती है उसकी दो गतियां होती है। पृथ्वी क्या करती है, एक तो अपने अक्ष पे घूमती है, उससे दिन और रात बनते हैं, ये आपको ज्ञात है। और सूर्य के जब चारों ओर चक्कर लगाती है तो उससे आपको पता है कि ऋतु परिवर्तन होता है। लेकिन हम समझने के लिए सूर्य को ऊपर और नीचे कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको देखना है कि सूर्य होता है कभी भी कर्क रेखा से ऊपर नहीं जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। सूर्य होता है वो कभी भी मकर रेखा से नीचे नहीं आता है, हमेशा सूर्य कर्क रेखा से जो मकर रेखा है उनके मध्य रहता है पूरे वर्ष भर में। अब देखिए आप, अब सूर्य है भारत से दक्षिण में जा रहा है और अंतिम कहाँ तक जा सकता है, तो वो मकर रेखा तक। बाद में वापस कहाँ आएगा, उत्तरायण हो जाएगा, उत्तर में आएगा। तो भारत से सर्वाधिक दूरी पे कब होता है सूर्य, तो आप क्या बताओगे, 22 दिसंबर को। अब इस दिन क्या होगा, तो हम भारत या राजस्थान के संदर्भ में देखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे ठंडा दिन कौन सा है, तो आपको बताना है 22 दिसंबर। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे बड़ी रात कब होती है, सबसे बड़ी रात कब होती है, तो आपको बताना है 22 दिसंबर को। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, छोटा दिन कब होता है, तो भी आप क्या बताओगे, 22 दिसंबर। तो दोस्तों हमने केवल 3 मुख्य अक्षांश है उनका अध्ययन किया है। इससे आगे जो मुख्य अक्षांश है उनका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। तो सभी को जय गुरुदेव। और दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें।